welcome to VTutors. Today, in this chapter of crop production and management, class 8, we are going to study about different tools or implements which are used for agriculture. एंड हमने पुराने अपने फर्स्ट वीडियो में क्या देखा था? प्लोइंग, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कैसे की जाती हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स कौन सी थी, खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप. सो इफ यू वांट टू चेक आउट विद द फर्स्ट वीडियो, देन द लिंक इज देयर, गो एंड सी टू इट. नाउ वी आर कंटिन्यूइंग विद द नेक्स्ट टॉपिक. सम इम्प्लीमेंट्स आर गिवन हियर. इम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं? जिनका हम इस्तेमाल करके कोई काम कर सकते हैं, उन्हें हम टूल्स भी कहते हैं. सो द फर्स्ट टूल व्हाट यू सी हियर इज अ हो. अ हो इज अ मटीरियल विच इज हैविंग अ ब्लेड इन फ्रंट, और ये कटिंग करता है. क्या कट करता है? जो अनवांटेड प्लांट्स होती हैं जो हमारे फील्ड्स में ग्रो हो जाती हैं, उनको ये कट कर देता है. और इस हो को हम किस में लगा सकते हैं? इसे हम इस कल्टीवेटर में लगा सकते हैं. ये ट्रैक्टर है. इस ट्रैक्टर में हम चाहे कोई भी इम्प्लीमेंट हो उसे हम यहाँ पे जोड़ सकते हैं. दिस ट्रैक्टर विल मूव फॉरवर्ड एंड द इम्प्लीमेंट विल डू इट्स वर्क. नाउ अनदर थिंग, आज के जो मॉडर्न एरा है उसमें जो टूल्स यूज़ होती हैं फॉर एग्रीकल्चर, दैट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द टूल्स विच वर यूज्ड इन ट्रेडिशनल. ट्रेडिशनल मीन्स पुराने टाइम पे जो टूल्स यूज़ होती थी वो, और अब के टाइम के जो टूल्स यूज़ होती हैं उनमें चेंजेस हैं. सो व्हाट आर द चेंजेस? दैट ऑल्सो वी आर गोइंग टू सी. व्हेन आवर लैंड or our field is prepared after the agricultural practices where we have done the plowing, we have done the tilling, then the next step is to sow the seed. Sowing is हम किस तरह बीज लगाते हैं, हम अपने खेत में बीज किस तरह लगाते हैं. सो एज आई टोल्ड यू, ट्रेडिशनल मेथड क्या था बीज लगाने का? देखिए यहाँ पे एक फनल है, ऐसा फनल. इस फनल में से एक एक करके बीज डाला जा रहा है. यहाँ से बीज जाएगी और धीरे से ये सॉइल के अंदर चला जाएगा. सो दिस वाज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट मेथड एंड ऑल्सो टाइम टेकिंग. एक एक बीज फनल में से जाना विद द हेल्प ऑफ दिस द बुलॉक्स एंड 2 people, मीन्स मैन पावर भी चाहिए था, एनिमल पावर भी चाहिए था, टाइम टेकिंग भी था. सो that is not used nowadays for sowing. This is a traditional form of sowing the seed. Now I'll show you what is a modern form of sowing the seed. Now here in this picture you see many tools. This you have already studied, which is a plow. This I just now told you what is called as a hoe, and now this is a cultivator. All these are tools which are used in our agricultural practices. Now what, as I was telling you about sowing, just have a look how things are being sowed. Just this picture. Can you see this picture? Broadcasting of the seed. सोइंग में ब्रॉडकास्टिंग छिड़क कर की जाती है. मतलब बहुत सारे सीड्स या बीज हम एक साथ लेते हैं और उसे खेत में छिड़क देते हैं. दैट इज कॉल्ड एज ब्रॉडकास्टिंग ऑफ द सीड्स. और दूसरा मेथड क्या है? जैसे मैंने आपसे कहा था फनल होती है. देखिए ये फनल है, उसमें से पाइप्स जा रही हैं. दीज आर द पाइप्स थ्रू विच, इस फनल में से जो बीज है वो इन पाइप्स के थ्रू सीड ड्रिल में से ज़मीन में चली जाएगी. एंड एट ए टाइम, बिकॉज दिस इज़ अ मॉडर्न इम्प्लीमेंट, एट ए टाइम मोर देन 1 seed can move into the soil. So with the help of plowing and seed drill and a funnel, we are going to sow the seeds. This is the modern method of agricultural uses.
Now the next topic, as you can see, I told you that we are going to see the many tools which I used here. One more type of tool is there which is called as a seed drill. Seed drill, वर्ड का मीनिंग क्या है? सीड, एक सीड जो ड्रिल कर रहा हो, खुद ही अंदर चला जा रहा हो, सीड ड्रिल. सो आई जस्ट नाउ मेड यू सी द पिक्चर of the seed drill here. Just give me here. This was a seed drill. So the seed was getting drilled inside the soil. This is a modern method of agriculture, a seed drill. Now the seed drill, why is it used? What is the main importance of a seed drill? Why do we use it? So the importance is given here in this paragraph. Nowadays, the seed drill is used for sowing with the help of a tractor. That means tractor का use होगा, time save हो जाएगा. So firstly, the seed drill can be attached to the tractor. This sows the seed uniformly at equal distance and depth. एक एक सीड इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ पे जाकर गिरती है, उन्हें अलग अलग से हमें हटाना नहीं पड़ता. सो दैट इज वाई इट इज ऑल्सो वेरी बेनिफिशियल. इट इंश्योर्स दैट द सीड गेट्स कवर्ड विथ द सॉइल आफ्टर सोइंग. सीड ड्रिल में ये भी होता है कि जब सीड अंदर चले जाए मिट्टी के तो वो ऊपर से कवर भी हो जाता है. और इसका क्यों ऐसे? इससे हमें क्या फ़ायदा होगा? जो सीड्स मिट्टी से कवर हो जाएंगी उन्हें बर्ड्स नहीं खा पाएंगी या इंसेक्ट्स उस पर अटैक नहीं कर पाएंगे. सो दिस इज हाउ सीड ड्रिल सेव्स टाइम ऑल्सो एज वेल एज लेबर. सो वाइल यू आर रीडिंग द चैप्टर, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को भी मार्क कर लिया करो बुक में. ओके, द नेक्स्ट थिंग, आफ्टर वी हैव डन द सोइंग ऑफ द सीड, अब जब सीड ज़मीन में चली गई है तो ऑब्वियसली वहाँ क्या शुरू होना है? जर्मिनेशन. यू ऑल नो अबाउट जर्मिनेशन मीन्स वहाँ सीड में से एक छोटा सा प्लांट निकल कर आएगा. तो अब उस प्लांट को क्या चाहिए? मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, सो दैट it can grow very well, it can get its nutrients and become bigger and bigger day by day. So now what we are going to see, the different types of manures and fertilizers. Here you go with manures and fertilizers. अब देखिए यहाँ पे मैन्योर का क्या मतलब है, क्यों ज़रूरत होती है हमें मैन्योर की? ताकि हमारे सॉइल में बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स हो. वो न्यूट्रिएंट्स कैसे आ सकती हैं हमारे सॉइल में? क्रॉप रोटेशन से भी आ सकती हैं, मिक्स्ड क्रॉपिंग से भी आ सकती हैं. मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र डालने से क्या होगा? वो तरह कौन कौन सी मैन्योर और फर्टिलाइज़र होती हैं? एक तो होता है फार्म यार्ड मैन्योर, एक होता है कंपोस्ट मैन्योर और एक होता है ग्रीन मैन्योर. ये सारी चीज़ें हम हमारे ही खेत में बिना ज़्यादा पैसे खर्च किए बना सकते हैं. जबकि फर्टिलाइज़र्स जो होती हैं वो हम हमारे फील्ड्स में, खेत में नहीं बना सकते. वो सिर्फ फैक्ट्रीज़ में बनती हैं और कई केमिकल्स का इस्तेमाल होता है, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम. डिफरेंस ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र आपके बुक में बहुत ही अच्छे तरीके से दी गई है. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक and you should mark it important and start learning it. Let me explain you this. Fertilizer is man made. जैसा मैंने आपसे कहा, फर्टिलाइज़र इनऑर्गेनिक सॉल्ट से हम बना रहे हैं, फैक्ट्रीज में बना रहे हैं. जबकि मैन्योर नेचुरली बनता है. किन चीज़ों से बनेगा? काऊ डंग से, बची हुई पत्तियां हैं, जो पत्ते झड़ जाते हैं, फल सड़ जाती हैं, कुछ चिड़िया और या तो फिर कोई इंसेक्ट्स मर जाती हैं, उन सब से हम
मैन्योर बना सकते हैं। फर्टिलाइजर्स कहाँ बनती है? फैक्ट्रीज में बनती है। मैन्योर कहाँ बना सकते हैं? हम अपने खेत में बना सकते हैं। फर्टिलाइजर्स सॉइल को नरिशमेंट नहीं देती। सॉइल में नमी, सॉइल में ह्यूमस जिसे कहते हैं, वो फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड नहीं करेंगी, जबकि मैन्योर्स जो हैं वो ह्यूमस प्रोवाइड करेंगी। फर्टिलाइजर्स में क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स होती है। कौन सी न्यूट्रिएंट्स होती है? नाइट्रोजस, फास्फोरस, पोटेशियम। इसको हम NPK भी कहते हैं, जबकि मैन्योर में ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं होती हैं। ओके, सो these are the important points regarding manure and fertilizer. देखिए इस पिक्चर में आपको दिखाई देगा एक लैंड है जो बिल्कुल फैलो पड़ी हुई है। फैलो मीन्स बैरन। हिंदी में इसको बैरन बोलते हैं, और सॉरी इंग्लिश में बैरन बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं खाली पड़ी हुई है, इसमें कुछ भी नहीं है। और इधर देखिए आप इस पिक्चर में, ये खेत कितनी अच्छी हरी भरी है। तो इसमें क्या है? मैन्योर डाला हुआ है, एंड दिस इज हाउ द मैन्योर इज स्प्रिंकल्ड। अनदर थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हम मिक्स्ड क्रॉपिंग कर रहे हैं या हम क्रॉप रोटेशन कर रहे हैं, दीज आर टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। मिक्स्ड क्रॉपिंग में भी न्यूट्रिएंट्स अच्छी मिल जाती है पेड़ पौधों को। मिक्स्ड क्रॉपिंग में आपको दिख रहा होगा ये कुछ सेम टाइप की प्लांट्स हैं, फिर ये सेम टाइप की प्लांट्स है, बट ये जो है डिफरेंट टाइप की प्लांट है। इस टाइप से जब हम फील्ड में प्लांट्स को ग्रो करते हैं, इसे कहते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग। और क्रॉप रोटेशन क्या होता है? मान लीजिए हमने सबसे पहले सीजन में वीट लगाया है, फिर हम नेक्स्ट सीजन में पल्सेस ग्रो करते हैं। पल्सेस मीन्स दालें। फिर नेक्स्ट सीजन में हम फिर से वीट ग्रो करते हैं, and then in the next season again pulses. So what we are doing? We are doing crop rotation. हम rotate कर रहे हैं. This is also very important. Now let us see why is it very important. Pulses के अंदर एक pulses के जो plants होते हैं उसके अंदर एक बैक्टीरिया रहता है जिसका नाम है राइजोबियम, and this rhizobium bacteria enriches the soil with nutrients. वो soil को बहुत सारा nutrients provide करता है। तो इसीलिए हमें, अगर हम crop rotation कर रहे हैं, so this is very beneficial for our soil. एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। यहाँ पे दिया हुआ है हाउ कैन वी ग्रो पैडी प्लांट in a nursery. Do you know what is paddy? Paddy is nothing but rice. राइस प्लांट्स को ग्रो करने का एक तरीका होता है। तो सबसे पहले राइस सीड्स को ब्रॉडकास्ट किया जाता है, मीन्स छिड़क दिया जाता है। लेट मी टेल यू हाउ। हियर यू कैन सी दिस इज हाउ ट्रांसप्लांटिंग इज डन। सबसे पहले एक छोटे से फील्ड एरिया में बहुत सारे राइस के सीड्स को ब्रॉडकास्ट कर दिया जाता है, कुछ इस तरह छिड़क दिया जाता है। जब उसमें से छोटे छोटे प्लांट्स निकल कर आते हैं, तब उन प्लांट्स को एक बड़े एरिया में जहाँ बहुत सारा पानी भरा होता है, उन्हें एक एक करके अलग अलग लगाया जाता है। So what are we doing? We are taking all these plants, small plants, and getting it transplanted into a bigger area. इसको कहते हैं transplanting of paddy. The next topic is how can we get our fields irrigated. Irrigation का क्या मतलब है? पानी डालना। हमारे खेतों में पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं थ्रू वाटर, बिकॉज दे नीड वाटर टू डू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. Some plants need more water, some plants need less water, some plants need moderate amount of water. पानी की तो ज़रूरत प्लांट्स को होगी ही,
और नेचुरल वे ऑफ वाटरिंग क्या है? रेन वाटर। बट रेन वाटर इज नॉट अवेलेबल ऑलवेज। तो हमें किस तरह से पेड़ पौधों को पानी देना है वो भी हम इस वीडियो में चेक करेंगे। सी, ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन किस तरह से होती थी? ट्रेडिशनल मीन्स पुराने ज़माने में। मोट, इसे कहते हैं मोट। मोट के थ्रू पानी दिया जाता खेतों में। फिर ये है चेन पंप, इसके थ्रू पानी दिया जाता है खेतों में। ढेकली के थ्रू पानी दिया जाता था खेतों में। और ये रहा रहट। ये ट्रेडिशनल मेथड है पानी देने का खेतों में। पर आपको दिख रहा होगा इन पिक्चर्स में हम पानी को इस्तेमाल कम और वेस्ट ज़्यादा कर रहे हैं। सो नाउ दीज मेथड्स आर हार्डली यूज्ड इन एनी फील्ड। हम अब जो मॉडर्न मेथड्स यूज़ करते हैं दे आर ड्रिप इरिगेशन एंड स्प्रिंकलर सिस्टम ऑफ इरिगेशन। ये देखिए, ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है, जो हम पौधे लगा रहे हैं उनके ही पास से ये पाइप्स पहुंचती हैं और इन पाइप में से जो पानी जाता है वो डायरेक्टली पेड़ पौधों की जड़ों तक पहुंचता है और जितना पानी चाहिए बस उतना ही, नो वेस्टेज ऑफ वाटर। सेकेंड टाइप ऑफ इरिगेशन देखिए, एक पाइप में से पानी जाता है, कुछ हॉरिजॉन्टल पाइप्स बीच में लगी होती हैं और उनके ऊपर होता है ये नोजल। यहाँ से पानी छिड़क कर निकलती है जिस तरह शार में से निकलता है और ऐसा लगता है बारिश हो रही है। दिस टाइप इज टर्म्ड एज स्प्रिंकलर सिस्टम ऑफ इरिगेशन। और ये मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन है ताकि हम वेस्टेज ऑफ वाटर का भी ध्यान रखें। So here are the two very important topics been covered here. Sprinkler system, this is the picture, and the drip irrigation system with the picture. So these are again important question as I said you to mark in the book. I hope you have understood the chapter now till here. Now coming to the next topic. आफ्टर इरिगेशन मीन्स जब हम पेड़ पौधों को पानी डाल चुके हैं तब हमारे पेड़ पौधे अच्छे से ग्रो होने लगेंगे, उनमें फसल अच्छी बनने लगेंगी। पर वहाँ पे कुछ अनमाने अनवांटेड प्लांट्स जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है वो ग्रो होना शुरू हो जाते हैं और हमारे प्लांट्स के सारे न्यूट्रिएंट्स को अपनी तरफ खींच लेते हैं और इनका हमें कोई ज़रूरत नहीं है। इन्हें हम कहते हैं वीड्स। तो हमें इन वीड्स को भी हटाना होता है और वीड्स को हटाने के लिए कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम स्प्रे कर सकते हैं इन आवर फील्ड्स। उनका नाम है वीडीसाइड्स। हम इन वीड्स को, इन अनचाहे पौधों को हम जड़ से उखाड़ भी सकते हैं। इन अनचाहे पौधों को हम इनके फ्लावरिंग के टाइम पे कटिंग भी कर सकते हैं। सो दीज आर इन दिस पैराग्राफ यू विल गेट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ व्हाई वीडिंग इज नेसेसरी। वीडिंग इज necessary. Here you will get the points. Okay, so mark it important and you should learn it as I just now explained the points to you. जब हमारी फसल तैयार हो जाती है then we have to cut it. Cutting of crops is called as harvesting. पुराने ज़माने में हसिया या सिकल के थ्रू ये हार्वेस्टिंग की जाती थी, बट नए ज़माने में हार्वेस्टिंग का तरीका अलग है। यू कैन चेक हाउ द हार्वेस्टिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ अ हार्वेस्टर। हियर इज द ट्रेडिशनल मेथड। लुक हाउ पीपल आर डूइंग द हार्वेस्टिंग with the help of a sickle, but here is the modern method, combine harvester। एक बार में मशीन से ही सारी की सारी कटिंग हो जाती है। और हमारा देश फेस्टिवल्स का देश है। हमारे यहाँ जब नई फसल कटती है तो उसका भी हम
महोत्सव मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं। और आपको यहाँ इस टॉपिक में मिलेगा कौन से स्टेट्स में किस किस तरह के हार्वेस्ट फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। जैसे कि आसाम में बिहू, पोंगल, होली, दिवाली, नबन्या, ये सब कुछ हमारे हार्वेस्ट फेस्टिवल्स हैं। जब हमारे क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग हो जाती है, मतलब हमारे क्रॉप्स कट जाते हैं, तब हमें उन्हें सही तरीके से स्टोर करना होता है। सारे गेहूं, अनाज को हमें कैसे स्टोर करना है, हमारा स्टोरेज सिस्टम कैसे होना चाहिए, और वो भी हम देखेंगे। स्टोरेज से पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले स्टोरेज से पहले हमें गेहूं को या जो भी हमने क्रॉप उगाया है उसे हमें थ्रेश करना है। थ्रेश का मतलब जो हमें सामान चाहिए उस पौधे में से, उसे उस पौधे से अलग करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी वांट टू वीट grains, then we have to thresh the grains and separate it from the stalks. तो उसको हम कहते हैं threshing, और threshing can be done with the help of a thresher. It's a machine. ठीक है। फिर threshing के बाद next आता है winnowing. विनोइंग, ये आपको ओल्ड मेथड ऑफ विनोइंग दिखाई जा रही है। अब मॉडर्न मेथड आ गए हैं बाय विच वी कैन सेपरेट द हस्क ऑफ द सीड एंड द व्हीट ग्रेन्स। हस्क मतलब छिलका। छिलका हल्का होता है तो उसमें जैसे ही हवा लगती है वो उड़ने लगता है, तो एक फैन की मदद से भी विनोइंग की जाती है। और जब थ्रेशिंग एंड विनोइंग हो जाए तो हम उन्हें स्टोर कर सकते हैं इन बिग कंटेनर्स, वेयर वी हैव टू डेफिनेटली यूज सम केमिकल्स सो दैट इट इज़ नॉट अटैक्ड विथ फंगस और बैक्टीरिया। हमारे अनाज को हमें अच्छे से सन ड्राइंग भी करनी चाहिए। एज आई टोल्ड यू जस्ट नाउ, विनोइंग विथ मॉडर्न मेथड, ये देखिए, ये वो विनो मशीन है जहाँ पे यहाँ से हवा दी जा रही है और यहाँ गेहूँ के जो हल्के हस्क है वो यहाँ उड़ जाते हैं हवा से, और ग्रेन्स जो हैं वो नीचे गिर जाती हैं। दिस इज़ द मॉडर्न मेथड टू डू विनोइंग। विनोइंग, थ्रेशिंग, विनोइंग के बाद सन ड्राइंग की जाती है ताकि कोई मॉइस्चर ना रहे और उसमें कोई इंसेक्ट और फंगस, बैक्टीरिया उस पर अटैक ना कर सके। और जब हमारा सारा ये काम हो जाता है, देन वी कैन स्टोर देम इन साइलोज, बिग कंटेनर्स, एल्यूमिनियम कंटेनर्स आर देयर। आपके बुक में भी पिक्चर दी गई हैं जहाँ पे इन्हें स्टोर किया जाता है। और कुछ ग्रेन्स को हम ग्रैनरीज में भी स्टोर करते हैं। ग्रैनरीज वो गोडाउन होती हैं जहाँ पे हम बड़े बड़े गेहूं के बोरा या सैक बांधते हैं और वहाँ पे रख सकते हैं। बट दैट एरिया ऑल्सो शुड बी एरी विथ फुल ऑफ सन and there should not be any insect or pest there. Okay, so after this we complete the entire process of crop production and management. तो आपने देखा हमारे फार्मर्स, हमारे किसान कितनी मेहनत करते हैं। So you should always respect the farmers who are growing and taking so much of pains to bring grains and food to your house. The next type of farming is called as dairy, or you may say it is called as animal husbandry. Animal husbandry is a form of agriculture only, but in this agriculture or farming we are dealing with animals, not plants. Just have a look what is done in animal husbandry. The definition for this is given here in this small line. You can see animals reared at home or in farms have to be provided with proper food, shelter and care. When this is done on a large scale, it is called as
एनिमल हस्बेंड्री। हम एनिमल्स को अपने घर में, अपने खेतों में इस्तेमाल करते हैं, तो हमें उनका ध्यान भी रखना होता है। हम उन्हें अच्छे से ग्रो भी करते हैं, प्रॉपर खाना भी प्रोवाइड करते हैं, शेल्टर भी देते हैं। हम क्यों कर रहे हैं ऐसा? सो दैट वी गेट सम एनिमल प्रोडक्ट्स आउट ऑफ इट, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एनिमल हस्बेंड्री. Now see what are the different prospects of animal husbandry. Firstly, here we take care of cows, buffaloes, goats so that we can get milk from it. Then we take care of honeybees. You know, honeybees are cultured in apiaries or artificially to get the honey. Poultry farm, where hen and duck are not grown, they are reared and taken care of to get the eggs and meat. In the same manner, we do fish farming to get the fish with flesh and also the fish oil. You know, here it's written fish oil is rich in vitamin D. Then meat and flesh is also got from goats. So we also grow or rear goats in our house or in fields. This is all about the chapter crop production and management, but we have not yet completed the discussion of the book exercise. So stay tuned for my next video where we will discuss about the book exercise and some important questions. Thank you.